और सब यही बस इतना ही था भाई, यही थी कि इस हिसाब से एसपी मेरे पास आई। सो गाइस, अब भाई से पूछते हैं कि मीटर कंसोल इन्हें कितना बेनिफिट करता है, मतलब मीटर कंसोल इन्हें कैसा लगता है बाइक का। अभी मैं उसे राइड करते टाइम दिखा भी दूंगा। तो मीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं भाई? भाई मीटर कंसोल में ऐसे तो फिलहाल देखता तो मैं डेली हूँ, लेकिन अभी जितना मैं कितनी किलोमीटर चला चुकी है? 25,200। तो भाई ने 25,200 किलोमीटर चला ले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बाइक का। तो भाई आप अपने से बताओ कि मीटर में आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट और अच्छा लगता है कि नहीं? भाई मीटर में सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है इसमें रियल टाइम माइलेज का। भाई वो सबसे सही फीचर है, रियल टाइम माइलेज का जो फीचर। वो करेक्ट होता है, मतलब सही रहता है भाई। फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो इतना करेक्ट तो नहीं होता है कोई भी बाइक में, जिस हिसाब से है, लेकिन इतना करेक्ट तो नहीं होता है वो। लेकिन रियल टाइम माइलेज एक फीचर, ऐसा फीचर है ना जो आपको भाई मतलब कह सकता है कि हाँ आप एक लिमिट में चलोगे जिससे आपको गाड़ी माइलेज। नहीं तो इंसान कहता है ना एक्सीलेटर कि 60 किलोमीटर रेंज दिखा रही है तो भगाओ भाई 60 किलोमीटर चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, 40 तक ही चलेगी। और एक और फीचर है इसमें कि आपको रेंज दिखाती है कि रिमेनिंग पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितना और चल सकती है। तो और एक वो एडवांटेज है, और एक एडवांटेज है मेरे हिसाब से गियर इंडिकेटर का उतना कोई एडवांटेज नहीं है। चलाने वाला इंसान तो अंदाजा लगा ही लेता है कि कौन से गियर पे गाड़ी है, बट मैं नहीं लगा पाता हूँ भाई, जो बात है मैं नहीं लगा पाता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो मेरा ओपिनियन है, गियर इंडिकेटर जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। अरे अब तो यूजफुल होता है भाई, प्लेटिना तक में आता है। कभी सेल करोगे इसे? भाई अभी तो मैं 2-3 साल तो इस बाइक को बिल्कुल सेल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इस बाइक से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और जो मेरी बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो ये गाड़ी भाई बिल्कुल आराम से पूरा कर रही है। क्योंकि भाई सीधी बात है, मैं करता हूँ जॉब, ठीक है, जॉब वाले बंदे हैं, जॉब करता और डेली का कितनी रनिंग है? डेली की भाई मेरी यहाँ से मान लो, यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, मतलब आप मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर? हाँ, मोटा मोटा 40 मान सकते हो। 40 किलोमीटर मेरी गाड़ी डेली चलती है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं गाड़ी को जो है मेंटेन नहीं करता हूँ इस वजह से लग रही है। सर्विस के बारे में भी हम आगे हाँ, तो भाई इसीलिए जो है 40 किलोमीटर मेरी गाड़ी डेली चलती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये गाड़ी जब पूरी कर रही तो मैं क्यों अपडेट करूँ, ठीक है। और मैंने जो है ये गाड़ी EMI पे ली थी, EMI पे गाड़ी ली थी। EMI पे मेरे को गाड़ी पड़ी थी 1,12,000 रुपए की। मैं जो कि एग्जैक्ट रेट बता रहा हूँ, हर कोई बताता नहीं है भाई, ठीक है। मैंने EMI पे ली थी ये गाड़ी 1,12,000 रुपए की, और जस्ट 1-1.5 महीने पहले ही मैंने इसका लोन फोरक्लोज करवाया है। तो ये गाड़ी अब पूरी तरीके से मेरी है, ये गाड़ी पे कोई EMI नहीं चल रही है अब। सर्विस तो एक बार मैंने शहीद पथ वाले एक होंडा का शोरूम है वहाँ पे भी करवाई है, वहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, वहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल भाई, क्या है होंडा का बहुत कम है, बहुत ही शोरूम ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ बहुत कम आती है ना, तो जो अच्छे से करते नहीं, पार्ट्स मिलने का जो वो होता है ना, तो बहुत कम रहता है। लेकिन एक हजरतगंज में शोरूम है, उसका मतलब ये नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल खास है भाई, ठीक ठाक है। क्योंकि एक बार मेरी बाइक में दिक्कत आ गई थी रेयर टायर में, सॉरी, तो मैंने जाके दिखाया उनको, तो उन्होंने भाई कोई रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं, कहा ठीक तो है। मेरा मतलब एक तरह आप कह लो कि भाई पीछे का जो रियर टायर है हल्का सा उसमें बबलिंग आ गई थी, बबलिंग कर रहा था। तो पहले मुझे लगा कि इसका अलॉय टेढ़ा है, होता है ना भाई, लगता है भाई, देखो क्योंकि मैं इतना बड़ा वो चलाते हैं भाई, 25,000 किलोमीटर कम नहीं होते। मैकेनिक तो हो नहीं जो मुझे पता लग जाए कि भाई मतलब टायर में दिक्कत है, अलॉय में दिक्कत है। तो मेरे को ऐसा लगा कि बबलिंग है, अलॉय टेढ़ा है। तो मैंने दिखाया 2-3 लोगों को, तो मैंने उससे पहले 1 दिन पहले पंचर बनवाया था, मुझे लगा कि शायद और उसमें दिक्कत हो गई हो। और पंचर मैंने ऐसे वैसे किसी मैकेनिक से बनवा लिया, तो क्योंकि भाई रात का टाइम था और निकलना रहता है, सुबह तो भाई जरूरी होता है रात में सब कुछ करके, तो उसी वजह से ऐसे। और उसने भाई हथौड़े से ठोक के कुछ किया था, तो मैंने ये सोचा कि शायद हो गया दिक्कत। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको गाड़ी को 1 हफ्ता चलाया और मैं बिल्कुल पूरा श्योर हो गया कि हाँ बबलिंग है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन लग रहा हो। तो मैं पूरा श्योर हो गया। उसके बाद मैं लेके गया सर्विस सेंटर, सर्विस भी करवानी थी, सर्विस कराई, सब करवाई, लेकिन दिखाया तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और उसके बाद मेरे पास होंडा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन भाई दिक्कत है ना, शोरूम वही है बड़ा, और पास भी वही पड़ता है, तो जाना वहीं पड़ता है। तो और मैं प्रेफर भी नहीं करता कि भाई आप कहीं बाहर से सर्विस करवाओ, गाड़ी जो है बाहर से आप सर्विस, अगर फ्री सर्विस है बाइक में मिल रही तो आप तो शोरूम से कराना चाहिए भाई। फ्री मिल रही है और पैसा देना पड़ा तब भी मैं बोलूंगा सर्विस सेंटर से ही करवाओ, क्योंकि भाई बाहर से करवाने में बहुत रिस्क है भाई। और ऐसा अगर कोई मैकेनिक आपका अच्छा जानकार है, जो आपकी मतलब अच्छी समझता है, जिसपे आपकी बाइक को मतलब
हाँ, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो उससे करवाओ। लेकिन जहाँ तक मेरी मानना ये है कि सर्विस सेंटर, हम भी अपनी पल्सर की बाहर से ही करवाते हैं। हाँ, सर्विस सेंटर ही जाओ। और मैं भी बता रहा हूँ ना भाई, मैंने इसकी ये पहली सर्विस है जो मैंने बाहर से करवाई है। बाहर से अभी मैं बताऊंगा क्यों करवाई है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बाहर से करवाई है क्योंकि भाई अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा कि एक बार बाहर से करवा के भी देखते हैं कि क्या होता है। भाई देखो, सर्विस सेंटर से तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है, हर बार शुरू से स्टार्टिंग से सर्विस सेंटर से ही हो रही, लेकिन इस बार मैंने बाहर से करवाने की सोची तो मैंने करवाई है। फिलहाल अभी तक तो कोई कितना डिफरेंस आता है बाहर से, मतलब टोटल कॉस्ट में? कॉस्ट में भाई बिल्कुल हाफ का डिफरेंट आ जाता है। जैसे सर्विस में सेंटर पे करवाते हैं तो कितनी लगती है और बाहर से? सर्विस में सेंटर में करवाता हूँ भाई, मेरी गाड़ी का कॉस्ट आता है, फ्री सर्विस हटा के बता रहा हूँ, लेबर चार्ज हटा के, उससे 1200-1250 रुपए की सर्विस। 1200-1250 और बाहर से? बाहर 600-650, 500 रुपए में सर्विस। 500 में बस इंजन ऑयल डालते होंगे, चेन क्लीनिंग वगैरह। लेबर ज्यादा लेते नहीं होंगे? नहीं, लेबर ज्यादा लेते नहीं, और थोड़ी बहुत जो नट वगैरह जो ढीले होते हैं। और मैं एक और चीज इसमें डिसएडवांटेज बताऊंगा भाई, होंडा जो इसमें डिस्क पैड उस टाइम लगा कर दे रही थी ना, वो बहुत ही बेकार डिस्क पैड थे भाई। सुन लो भाई, SP125 ओनर्स रिलेट कर पा रहे होंगे भाई। वो डिस्क पैड भाई होता है हर किसी के साथ, ना हुआ बट मेरे साथ तो हुआ है भाई। 1 साल के अंदर मेरी गाड़ी के डिस्क पैड घिस गए। 1 साल के अंदर? कितनी चली थी तब उस टाइम? उस टाइम भाई मेरी गाड़ी आप मान लीजिए 8-9 8.5 के आसपास चली होगी। अच्छा। और भाई मेरी गाड़ी के आगे के डिस्क पैड घिस गए। तो भाई मैं सोचता हूँ, मैंने यही सोचा, मैंने बताया, मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे घिस गए भाई, क्या दिक्कत है। और मैं उस जब ज्यादा भाई हार्ड ब्रेकिंग भी नहीं करते हैं। और हाँ भाई, और जब मैंने बाइक ली थी ना, उस टाइम एक आवाज आ रही थी डिस्क में कि मतलब होता है पता नहीं, अजीब टाइप की आवाज थी, और उस पर मैं ध्यान नहीं दिया था इतना। तो हो सकता है वही रीजन हो। तो मैंने भाई सर्विस सेंटर में पता किया, और वो बताते हैं भाई कि आपको पहले बोलना चाहिए था, ऐसी ऐसी बात है। यार इतना तो भाई दिमाग होना चाहिए ना कि भाई 1 साल के अंदर गाड़ी के डिस्क पैड क्यों घिस गए। वही तो भाई आपको इतना तो यार R15 वगैरह का भी नहीं घिसता वो, जबकि वो लोग हार्ड ब्रेकिंग भी करते हैं। आपको एक बार देखना चाहिए ना भाई कि क्यों घिसे, क्या रीजन। आप रीजन तो बताओ, आप तो साफ बोल रहे हो कि चेंज करवाओ, घिस गए। और क्या भाई, मैं अगर 1 साल के अंदर ऐसे कैसे किसी गाड़ी का, भाई मेरे को तो नहीं लगता। और भाई वैसे सिर्फ 1000 किलोमीटर के अंडर, वो भी 125 सीसी में। भाई आफ्टर मार्केट डिस्क पैड डले हुए भाई 8-9 महीने हो गए भाई, अभी तक आराम से 50% इसमें मटेरियल बचा है, जो कि मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है। नहीं तो उस टाइम तो भाई बिल्कुल कुछ नहीं था भाई। अगर मेरे पास पैड होते ना, मैं दिखाता, खाली उसमें लोहा बचा था। भाई और वो मैं मारता था ना डिस्क में, अजीब सी आवाज आती थी। और भाई इस वजह से भी करवाना था, नहीं तो भाई 5-6 हजार रुपए की खर्ची खासी मैटर हो वही बात। इसी वजह से मैंने कहा भाई अभी बजट नहीं है तो आफ्टर मार्केट ही करवा लो, लेकिन कम से कम डिस्क तो बची रहेगी। और क्या, इसी वजह से भाई। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक का कुछ? भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि बहुत अच्छी बाइक है, 1 लाख रुपए की। अभी किसी को लेनी है तो सजेस्ट करोगे? भाई अभी तो भाई ऑप्शंस काफी है। रेडर का क्या प्राइस है भाई, मुझे पता नहीं है। रेडर का तो ज्यादा कितना होगा फिर भी? 1,30,000 तो एक्स शोरूम में शायद 90 कुछ ऐसे पड़ती है शायद। नहीं मतलब अगर लेंगे तो कितने की पड़ेगी ऑन रोड? हमें नहीं पता उतना। होगी भाई, आप 1,15-20 मान लीजिए, ऐसे तो पड़ ही जाएगी EMI पे, बता रहा हूँ मैं। 1,15-20 मान लीजिए, तो मेरे हिसाब से 1 लाख अगर आपको अच्छी डील मिल रही है SP की, 1,08,9 हजार रुपए की, तो 8-9 हजार रुपए की। क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आपको यही बाइक मिलेगी उस टाइम। अभी यही बाइक पसंद है तो आप पल्सर 125 भी ले सकते हैं, बाकी बजाज है भाई, देख लो। अभी भाई जो अभी वाला मॉडल आ रहा है भाई, उसमें भी अपडेटेड फीचर्स आ गए हैं भाई अच्छे खासे। आगे से ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो, उसमें ग्राफिक्स चेंज है। और दूसरा उसमें फायदा ये है, आपको उसमें स्टैंड सेंसर मिल रहा है। और ये आपका जो है, ये शायद ब्लैक कर दिया है। पीछे वाला जो ये मैट में आता है, ग्लॉसी कर दिया है। और पीछे जो आप पहले तो ये हमको C8 के कोई टायर देते थे। अच्छा। अब जो नया मॉडल आ रहा है उसमें MRF के ज़ैपा टायर आ रहे हैं। ये मतलब थोड़ी बहुत चीजें उसमें अपग्रेड की गई हैं। तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है। 1,07,000 या 8 हजार रुपए की मेरे हिसाब से वर्थ इट है। क्योंकि देखो 10 हजार रुपए भी अगर आपसे मांग रहे हो तो बिल्कुल, क्योंकि रेडर और पल्सर 125 मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको इसके जितना माइलेज दे पाएंगे। और बजाज की भाई सर्विस कॉस्ट भी ज्यादा है इसके मुकाबले। और उतना उनका शोरूम एक्सपीरियंस भी लोगों का अच्छा नहीं रहता। हाँ, तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपको, क्योंकि देखो सबसे बड़ी मेन चीज ये आपको ये एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करेगी। और बंदा भाई पलट के इस गाड़ी को देखता है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी बात ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका LED हेडलैम्प।
जो कि अगर आप अगर ना 500-600 मीटर दूर भी खड़े होंगे ना तो लगेगा कोई बड़ी बाइक है देखने में, और जब आती है ना तो भाई सही लगती है। अभी मैं राइड रिव्यू में दिखाऊंगा आप लोग को। तो भाई इसीलिए जो है मैंने बोला कि बिल्कुल आप इस पे जा सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखो भाई पल्सर 125 अगर आपकी पसंद है तो बिल्कुल लो, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो कुछ लोग जैसे पल्सर 150 नहीं ले पाते हैं तो पल्सर 125, लेकिन भाई वो लुक यार काफी टाइम से सेम लुक चला रहा है उसमें। भाई पल्सर 125 में उन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है भाई, डिजिटल मीटर ही दे देते, वही तो भाई एलईडी लाइट ही दे देते। और सबसे बड़ा भाई इसमें एक और एडवांटेज है, भाई इसमें किक और सेल्फ दोनों मिलते हैं, जो आजकल की बाइक में भाई नॉर्मल नहीं है मेरे हिसाब से। 100+ आराम से जाती है भाई, जाती तो है लेकिन फिलहाल मजा नहीं आता होगा, कोई मानता नहीं है। अगर मैं बताऊंगा मैंने इसको कितनी भगाई है, अगर अभी मैं यहाँ बोलूंगा तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अरे बोलो भाई, पर्सनल भगायो। 115 भगाई है मैंने। तो वो तो जाएगी यार, वो तो चली जाती है क्योंकि भाई किसी को बंदे को बताओ ना, मैं मानेंगे ही नहीं, मानता ही नहीं, कहता भाई 125 सीसी के 115 कैसे जाएगी? चली जाएगी, आराम से चली जाएगी भाई। वही मैं बता रहा हूँ ना कि, और जब इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई थी तब मैंने भगाया था, जब बिल्कुल नहीं इंजन ब्रेकिंग नहीं कर रहे थे क्या? नहीं वो ब्रेकिंग पीरियड भाई मुझे ये नहीं पता क्या वो पता नहीं था, नॉलेज नहीं है भाई मतलब है लेकिन इतना मतलब नहीं मुझे पता है। तो भाई मैं जब पहली बार भगाया था तो उसके बाद में बोलते हैं ना कि 500 गाड़ी खोलनी रहती है, तो मैं भाई पहले दिन मैं 1-1.5 हफ्ते बाद ही ले गया एक्सप्रेस वे। अरे होंडा है, इसमें उतनी दिक्कत नहीं है। बजाज को भाई तुम पहले सर्विस में भगा दिए, पहली सर्विस के बिना पक्का भाई बोलेगा इंजन। भाई मैं एक्सप्रेस वे लेके चला गया इसको, एक्सप्रेस वे, और भाई वो भाई रोड जानते, वो रोड को देख के ना आपके अंदर एक खलल मचने लगेगी, चाहे स्कूटी हो आपके पास, कि भाई भगाए चाहे जितना भागे। तो भाई मैंने भी ऐड दी भाई, और उस गाड़ी को 101 गई थी सबसे पहले बार में, 101 गई थी, और उस टाइम जैसे ही 101 भगाने के बाद मैंने उसको रोका तो गाड़ी का जो है स्पीड वो हो गई थी, कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी थी। वो नया था ना। हाँ, इस वजह से जो है 115 भगाई, लेकिन सच बता रहा हूँ। तो गाइस ये था ओनरशिप रिव्यू हमारी SP 125 का, और BS6 वर्जन है ये, और भाई ने काफ़ी अच्छे से बताया अपनी बाइक के बारे में। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पास क्या SP 125 है? अगर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई सी भी बाइक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब एंड करते हैं वीडियो को। भाई ने काफ़ी अच्छे से बताया, भाई हाई कर दो एक बार कैमरा में। हेलो भाई लोग, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप शेयर करिएगा कि कोई अगर आपका भाई पूरा ट्रू ओनरशिप रिव्यू था पूरा, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह बाइक लेने की सोच रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट में कंपटीशन है उस हिसाब से बंदा कंफ्यूज होना है बिल्कुल। हर आप चाहे जिस सेगमेंट में जाएंगे कंफ्यूज तो होंगे आप, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए कि बंदा समझ पाए अगर उसको कोई बाइक लेनी है कि क्यों ना। भाई ने साथ वेगा हेलमेट का भी रिव्यू कर दिया। हाँ वो भी, और उसका अलग कर दूंगा। खासकर एक अच्छा हेलमेट जरूर लीजिए, और याद से भाई मैं फिर बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा चैनल को, SP 125 राइडर। मेरे को नहीं, इनके NS Pro Life। मेरे को आप ना करें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए वीडियो इनके चैनल पे आएगी, तो आप इनको जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले हैं। बहुत आएंगे यार, अभी तो शुरू किया है YouTube। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब